प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल भारतीय स्टडीज में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो दोस्तों इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए। तो जैसा कि आप लोग का एग्ज़ाम का समय बहुत ही नज़दीक है, सो आज का ये जो वीडियो लेक्चर होने वाला है आप ही लोग के एग्ज़ाम से रिलेटेड होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय, जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। क्योंकि इस प्रमेय को आप 8th और 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे और यह प्रमेय आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह बार बार पूछा जाता है। सो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहें। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे पहली बात, यह जो कथन है यह किसके लिए लागू होता है। यह जो कथन है, यह जो प्रमेय है, यह सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए ही फॉलो होता है। अन्य दूसरा त्रिभुज लीजिएगा तो उसमें यह कथन फॉलो नहीं होता। यह कथन कहाँ फॉलो होता है, सिर्फ समकोण त्रिभुज में फॉलो होता है। तो इसके अनुसार से क्या होता है कि समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है, कर्ण क्या होता है, क्या होता है, सबसे बड़ी वाली भुजा होती है। तो कर्ण यहाँ पर AC है, इसके अनुसार से AC का जो वर्ग होगा वह अन्य दो भुजा या जो दो भुजा बचता है, शेष दो भुजा, उसके वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर शेष दो भुजा क्या क्या बची, AB बची और BC बची। तो इसके वर्गों के योग के बराबर होता है। यह समकोण त्रिभुज का कथन हुआ। और समकोण त्रिभुज का नहीं, सॉरी, पाइथागोरस प्रमेय का कथन हुआ कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है, जो अन्य दो भुजाएं बचती है, उनके वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें इसे ही सिद्ध करना है। तो चलिए दोस्तों, कोई भी प्रमेय को सिद्ध किया जाता है तो उसके सिद्ध करने के 4-5 स्टेप होते हैं। वो कौन कौन से स्टेप होते हैं। सबसे पहले कि वो प्रमेय का कथन क्या होता है उसे लिखना होता है। दूसरी बात क्या होता है कि उस प्रमेय में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है वो लिखना होता है। तीसरी बात क्या होता है कि हमें उस प्रमेय में क्या सिद्ध करना है उसे लिखना होता है। और चौथी बात क्या होती है कि उस प्रमेय में जो रचना होने वाली है, जो हमें बनाना है, मतलब उसे सिद्ध करने के लिए कुछ परिवर्तन जो करना है उसे लिखना होता है, उसे रचना के अंदर लिखते हैं। और अंत में जो होता है वह प्रमाण होता है, जिसे आप उत्पत्ति भी बोलते हैं। तो यह 4-5 स्टेप होता है जिसे फॉलो करके कोई भी प्रमेय को सिद्ध किया जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम उन्हीं 4-5 स्टेप को फॉलो करेंगे और प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हमने तो कथन लिख लिया, और इसके बाद इसमें क्या लिखना होता है, इसके बाद लिखना होता है कि क्या क्या इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या क्या इस प्रमेय में। सबसे पहली बात दिया क्या है कि इस प्रमेय में जो त्रिभुज ABC बन रहा है, समकोण त्रिभुज, उसका कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। दूसरी बात, अब इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें इसे में कुछ रचना करना होगा। तो वो रचना क्या है, तो चलिए उसे रचना में लिखते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रमेय को सिद्ध करने में कोई भारी बहुत बड़ा रचना नहीं करना होता है, एकदम सिंपल सा रचना करना होता है। क्या करना होता है कि जो बी जो बनता है, जो शीर्ष पॉइंट त्रिभुज का बी है, वहां से एक BD लंब डाल देना होता है। किस पे, AD पे, AC पे डाल देना होता है। क्या करना होता है, BD लंब AC पे डालना होता है। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले BD लंब डालना होता है। किस पे, भुजा जो त्रिभुज का है AC पर डालना होता है। AC पर डाला, ये चीज को लिखना होता है। ठीक है, प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें रचना में क्या करना है, AD लंब DB पे, BD जो लंब है वो AC पे डाल देना है। क्या करना है, BD लंब डालना है, AC पर डालना है। और जैसा कि हमने आपको अगला स्टेप क्या बताया था कि सिद्ध करना लिखना होता है। तो इस प्रमेय में हमको सिद्ध करना क्या है, तो सिद्ध करना क्वेश्चन में ही दिया होता है, ये खोजने की जरूरत नहीं है, रचना आपको लिखना होगा। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, जैसे कि पहले ही बताया गया था, सिद्ध करना क्या है कि जो कर्ण का वर्ग होगा, जो अन्य दो भुजता बचती है, त्रिभुज में अन्य दो भुजा क्या क्या होती है, आधार और लंब, उन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। सो सिद्ध क्या क्या करना है, AC का जो वर्ग होगा, जो अन्य दो भुजाएं बचती है, AB प्लस क्या BC के
वर्गों के योग के बराबर होता है। यही हमें सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम स्टेप में आगे बढ़ते हैं। तो अगला स्टेप मेरा क्या होगा? प्रमाण या उत्पत्ति। क्या होगा? प्रमाण या उत्पत्ति। जैसे कि आपने देखा, प्रमाण या उत्पत्ति। तो देखिए, इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना है? पता है क्या करना है? इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ठो लाइन खींच देना है। क्या करना है? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन खींचना है सीधी। और चलिए, यहाँ पर आप सबसे पहले इस जो फिगर बन रहा है, इस फिगर में आपको क्या क्या चीज दिख रहा है? आपको त्रिभुज दिख रहा है। कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? एक नहीं, दो नहीं, तीन त्रिभुज दिख रहे हैं। भैया बोलिएगा कि तीन कहाँ त्रिभुज दिख रहे हैं? तो आप मतलब 10th में होंगे तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि तीन त्रिभुज होंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो आप कंफ्यूज होने वाले तो है नहीं। त्रिभुज यहाँ पे कौन कौन सा बन रहा है? ए बी सी, और इसके साथ ए डी बी, और इसके साथ साथ डी बी सी, तीन त्रिभुज बन रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए, ये जो दो त्रिभुज बन रहा है, ए डी बी, ये जो त्रिभुज बन रहा है, और इसके साथ साथ डी बी सी, ये दोनों त्रिभुज बन रहा है ए बी सी त्रिभुज के अंदर। तो सबसे पहले हमें ए बी सी त्रिभुज के साथ समरूप करना है ए डी बी त्रिभुज को। फिर उसी के साथ साथ किसको समरूप करना है? ए बी सी त्रिभुज के साथ हमको समरूप करना है डी बी सी त्रिभुज को। ठीक है, तो एक तरफ हम किसको किसको समरूप करेंगे? त्रिभुज ए डी बी को किसके साथ? त्रिभुज ए बी सी बड़े वाले त्रिभुज के साथ। दूसरी तरफ क्या करेंगे? त्रिभुज डी बी सी को समरूप करेंगे बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी के साथ। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए चलते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज किसमें? बी तो दोस्तों, इस त्रिभुज में आप क्या क्या चीज सिमिलिटी देख सकते हैं, जिससे आप यह सिद्ध कर सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। इसे हमको समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप करने के लिए क्या होगा कि सबसे पहली बात, इन दोनों त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ए बी सी और उसके साथ साथ त्रिभुज ए डी बी, इन दोनों त्रिभुज में आप क्या देख रहे हैं कि एंगल जो ए है, ये दोनों त्रिभुज में कॉमन है। कौन सा एंगल त्रिभुज में कॉमन है? कौन सा कोण कॉमन है? ए। ये दोनों त्रिभुज में ए जो कोण है, ये कोण बराबर कोण ए, ये क्या है? उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुज में है, इसीलिए उभयनिष्ठ है। दूसरी तरफ क्या से देख सकते हैं इस दोनों त्रिभुज में सिमिलरिटी, कि जो एंगल बी बन रहा है यह 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। और इसी के साथ साथ जो एंगल कौन सा बन रहा है? डी बन रहा है, ए वाला एंगल, ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। इसलिए ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे और 90 डिग्री हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पर क्या के पाया कि त्रिभुज ए बी सी क्या हो गया? समरूप हो गया त्रिभुज किसके? ए डी बी के। कौन समरूपता से? एंगल समरूपता से, ए समरूपता से, ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गए। तो आपने तो इसे समरूप कर दिया, और सेम एज सेम कुछ नहीं करना है दोस्त। सेम एज सेम उसी तरह से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी को आपस में समरूप कर देना है। चलिए, तो इसे भी हम समरूप करते हैं। तो अब इधर चलते हैं, इधर वाली तरफ। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज किसमें? बी डी और सी में, इन दोनों त्रिभुज में। तो इन दोनों त्रिभुज में आप क्या पाएंगे कि इन दोनों त्रिभुज में जो कोण ए सी है वो कॉमन है। जिस तरह से इसमें कोण ए कॉमन था,
कोण ए उभयनिष्ठ था दोनों में, इसी तरह से कोण सी भी इसमें उभयनिष्ठ है। कैसे है? तो देखिए ए बी सी बन रहा है, एंगल सी बन रहा है, उसी तरह से डी बी सी इसमें भी सी एंगल बन रहा है। तो इसीलिए कोण सी बराबर कोण सी ये क्या है? दोनों में उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। आपने इसे देख लिया। और अगली बात क्या है कि इसका जो एंगल बी है कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और इस त्रिभुज में भी एंगल क्या है? डी है जो 90 डिग्री है। क्यों है? क्यों है? क्योंकि इसे हमने लंब डाला है और लंब हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो इसीलिए कोण डी भी 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ भी सेम एज सेम इसी तरह से यह भी त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। तो त्रिभुज ए बी सी जो समरूप हो गया त्रिभुज बी डी और सी के, यहाँ भी त्रिभुज दोनों आपस में समरूप हो गए। तो आप जानते हैं कि 9th क्लास में आपने जरूर इस चीज को पढ़ा होगा कि समरूप त्रिभुज की जो भुजाएं होती है वो एक ही अनुपात में होती है। कैसी अनुपात में होती है? एक ही अनुपात में होती है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूज हो जाते हैं, उनकी भुजाओं के अनुपात लिखने में कन्फ्यूज हो जाती है। तो हम उन्हें कन्फ्यूज होने नहीं देंगे। आज हम उन्हें बताएंगे कि कैसे अनुपात को लिखा जाता है। तो सबसे पहले कि जैसे कि हमने इस त्रिभुज में चले थे ए बी सी और इसके साथ साथ ए डी सी में, तो चलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज जो इसके अंदर में त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है? कौन सा त्रिभुज बन रहा है भैया? बोलिए भैया, कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ए क्या बन रहा है? ए डी और क्या बन रहा है? बी त्रिभुज बन रहा है। ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी देखिए, यहाँ पर भी कौन सा त्रिभुज बन रहा है? छोटा वाला त्रिभुज। इसको हम सीधा तरह से लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर कौन कौन सा त्रिभुज बन रहा है? त्रिभुज बी डी और सी। और इसी तरह से आप लिख देना है, एकदम इसी तरह से सेम एच सेम आपको उतार देना है, कोई परेशानी आपको होने वाली नहीं है। ठीक है। तो चलिए हम इसे एक अनुपात में लिख देते हैं। तो त्रिभुज के अनुपात लिखते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर कैसा अनुपात होगा? ए बी बटे क्या हो जाएगा? ए डी हो जाएगा। क्या होगा? ए बी बटे ए डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी बटे ए डी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके? ए सी बटे क्या हो जाएगा? ए सी बड़ा वाला त्रिभुज का और इस छोटा वाला त्रिभुज का ए बी। क्या हो जाएगा? बड़ा वाला त्रिभुज का ए बी। ठीक है। उसी तरह से इस त्रिभुज में भी देखिए क्या हो जाएगा? इस त्रिभुज में हो जाएगा बी सी। कौन सा? बी सी बराबर क्या हो जाएगा? अपोन में डी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सी अपोन में डी सी हो जाएगा। उसी तरह से क्या हो जाएगा? ए सी बड़ा वाला भुजा और छोटा वाला भुजा बी सी, ये दोनों में क्या हो गया? समरूप हो गया। क्या हो गया? समरूप नहीं हुआ, एक ही अनुपात में हो गया। चलिए अब इसे हम तिरछी गुना कर देते हैं, आपस में एक दूसरे से तिरछा गुना कर देते हैं। तो ए बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा, बराबर होगा ए डी इंटू ए सी। ठीक। इसी तरह से इसमें भी क्या हो जाएगा? बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा डी सी इंटू क्या हो जाएगा? ए सी। ठीक है। आपने इस चीज को देख लिया। अब इसे आपको समीकरण 1 मान लेना है और इसे आपको समीकरण 2 मान लेना है। ठीक। अब समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ देना है। चलिए क्या करते हैं? समीकरण 1 और 2 को तो देखिए समीकरण 1 और 2 को जब आपस में जोड़ते हैं तो क्या होगा? मतलब इधर का LHS में जुड़ेगा और RHS इसमें जुड़ेगा। तो AB का A स्क्वायर हो जाएगा प्लस में BC का A स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या होगा? AD हो जाएगा इंटू AC। ठीक। और इसमें क्या जुड़ जाएगा? इधर वाला DC इंटू AC जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? E जुड़ जाएगा। ठीक है। तो इसे हम जोड़ते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि ए बी तो हो गया, ए बी का ए स्क्वायर बराबर
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इधर तक ऐसे ही रह जाएगा, ये दोनों आपस में नहीं जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि इन दोनों में क्या आपको कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में ए सी कॉमन दिख रहा है, तो इसीलिए ए सी यहाँ पर से बाहर निकल जाएगा और ये दोनों में क्या क्या जुड़ जाएगा, ए डी जुड़ जाएगा और प्लस में डी सी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अब जब आप देखिएगा कि ए बी, चलिए इसको हम इसी तरह से लिख देते हैं, ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, तो आप यहाँ पर देखिएगा कि ए सी हो गया और ए डी और डी सी, ए डी और डी सी, ए डी और डी सी को जोड़ने पर क्या आता है, ए डी और डी सी को जोड़ने पर क्या आता है, ए डी और डी सी को जोड़ने पर आता है ए सी। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। यही तो हमें प्रूफ करना था कि समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वह अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जिस चीज़ को प्रूफ करना था हमने उसे प्रूफ कर दिया, अब कोई परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो सबसे पहले कि इसको प्रूफ कैसे करना था, इसको प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं करना था, मतलब चार पाँच स्टेप था, उन स्टेपों को फॉलो करना था। 1 नंबर, 2, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, 5 स्टेप है, इन्हें फॉलो करना है। सबसे पहले कि हमें दिया हुआ क्या है उसे लिख देना है, उसके बाद उसमें हमें रचना क्या करना है वो या कर देना है। तो रचना इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ छोटा सा रचना करना था। बी जो पॉइंट था, बी पॉइंट से बी डी लंब डाल देना था ए सी पे, और इसके बाद सिद्ध जो करना था वो तो क्वेश्चन में ही दिया था। और इसके बाद उत्पत्ति या प्रमाण में क्या करना था, छोटा सा एक काम करना था कि एक बड़ा सा लाइन खींच देना था और इधर त्रिभुज, एक बड़े वाले त्रिभुज में चलना था, एक बार छोटा वाला त्रिभुज में चलना था। इसी तरह से बड़े वाले त्रिभुज में चलना था और छोटा वाला त्रिभुज में चलना था, और बड़े वाले त्रिभुज के साथ छोटे वाले त्रिभुज को समरूप कर देना था। उसी तरह से बड़े वाले त्रिभुज के साथ छोटे वाले त्रिभुज को समरूप करना था, और जब समरूप हो जाता है तो उनकी भुजाएं जो होती है एक ही अनुपात में होती है। तो यहाँ पर भुजाएं भी एक ही अनुपात में हो गई, और जब भुजाएं एक ही अनुपात में हो गई तो उन्हें हम तिरछी गुना कर दिए, और तिरछी गुना करने के बाद उन्हें हम समीकरण के रूप में लिख दिए हैं, और समीकरण के रूप में लिखने के बाद समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ दिए हैं। तो यह चीज़ आ गया है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। इसे हमें प्रूफ करना था, इसीलिए यह चीज़ हमें क्या हो गया, यह चीज़ क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूव्ड हो गया। यह जो हमें प्रूव करना था यह हमने प्रूव कर दिया। तो यही चीज़ था। तो थैंक यू।